बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप लेट आए होंगे, कोई बात नहीं बेटा। 50 बैच पहली क्लास से स्टार्ट हुआ था ना? मैं भी बोलूं, मैं बोल 50 बैच पहली क्लास से स्टार्ट हुआ था, आप उस दिन नहीं थे, तो कैसे हो सकती है आप? इसकी बड़ी काम की जरूरत है, इसको मुझे चाहिए होगा पूरी क्लास में, ये सबका है। तो इसको वर्क इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज लॉजिकल रैशनल आपने ज्योग्राफी का जाना है। जो पहली क्लासेस मिस रहे ना जिन जिन बच्चों की, वो जो अगले बैच आ रहा होगा उसके साथ जो मेरी पहली क्लास होगी आप उस दिन आ जाओगे। उसमें हमने मैप ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा था, अगर अभी भी किसी को वो मिस्ड है तो कोई बात नहीं, बिकॉज अब मैप पे हम डायरेक्टली चले गए हैं। तो आज हमने कॉन्टिनेंट वाइज एशिया से स्टार्ट कर लेना है। सो वी विल गेट टू नो कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ये 2 दिन शहजादे बाहर हैं, ये अंदर आ जाएं बस, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक की क्लासेस आप लोगों की ठीक हो रही हैं? ठीक है। ऑनलाइन आप लोगों को आवाज़ आ रही है सारों को? बस आप लोगों ने हाथ रखना है जैसे आपने व्हाट्सएप पे हाथ रखा होता है, यहाँ चैट पे। कोई भी ऐसी बात नहीं पूछनी जिसपे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे बस उस पर क्वेश्चन पूछते जाइएगा। वॉइस स्लो है, अभी भी आवाज़ स्लो है, बाकियों को आवाज़ सही आ रही है? ठीक है ठीक है, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, आगे ले आओ। एक रिमोट लाएं इस एसी का, और इस एसी का भी रिमोट लें, दोनों का रिमोट लें। बेटा आज आज आगे क्या देख लें, आगे करो, ये राइट करो, एक ये और लगा दो वहाँ अंदर। बेटा सब क्लियर होगा इंशाल्लाह, मुझे बताना है अगर आप लोग क्लैरिटी कहीं ना आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एशिया। आज ये हम जब कॉन्टिनेंट वाइज क्लासेस ज्योग्राफी की शुरू करते हैं तो एशिया से शुरू करने जा रहे हैं। जब भी किसी कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे और जो जो लैंड फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, मैंने पहली क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि जब हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं तो उसको 2 हिस्सों में करते हैं। एक इंटरनेशनल ज्योग्राफी होती है और एक आपकी पाकिस्तान ज्योग्राफी होती है, नेशनल या डोमेस्टिक कहा जाता है उसको। इनके एसीज के रिमोट्स लाओ यार। तो हम किसी कॉन्टिनेंट को 3 हिस्सों में बांट रहे होंगे। सबसे पहले तो हम किसी भी कॉन्टिनेंट की जनरल इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि जनरली उसके अंदर रैंकिंग्स क्या हैं, उसके अंदर मुल्क कितने हैं, इस तरह की चीजें हम उसकी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है, या उस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। थर्ड सेकंड जो चीज हम इसमें तैयार करेंगे दैट वुड बी दी लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स जो हैं ये क्या बना है मुझे दिखाएं। ठीक है, स्टडीज वो लिखा था। इसको ना किसी बच्चे ने इसकी ना ग्रिल पे खड़े होकर ना ग्रिल ऊपर की हुई है। तो आप तो इसकी ग्रिल जो है ना वो करें जरा नीचे, हाथ से करें। रुको 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 रुको, चीजें पहले क्लास से पहले नहीं देखी जानी चाहिए? ठीक है ठीक है, इनको बर्फों में लगा दो। ठीक है ठीक है। गाइस बैक। बेटा सिग्नल का इशू ना पूरे पाकिस्तान में है, जहां भी बात समझ नहीं आएगी मुझे आपने बोल देना, आई वुड रिपीट।
18 मई तक पाकिस्तान में कोई इंटरनेट केबल का इशू है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी को कॉल कर रहे होते हैं और आप कॉल करते करते छत पे भाग जाते हैं, थके हो जाते हैं हेलो हेलो कर करके, यहाँ पर भी समझे वही मसाइल है। लैंड फॉर्म्स जो होती हैं ये पढ़ेंगे। और लैंड फॉर्म्स क्या होती हैं, मैंने उस दिन थोड़ा सा हवाला दिया था। लैंड फॉर्म्स हमारी जमीन पर मौजूद कोई भी जमीन की शक्ल को लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे बड़े आसान आसान, कॉन्टिनेंट का नाम सुना है आपने, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। इसके साथ आपने आइलैंड का नाम सुना है, राइट। आपने रिवर्स की, पानी की बहुत सारी चीजें, शक्लें देखी हैं। इनको आने दें आगे, इस बच्चे को इधर कर दें बेटा, आप साथ हो जाए। आपको बस मैं नजर आना चाहिए, यहाँ से चीजें आवाज आती रहेगी। आप इस बच्चे को यहाँ बिठा देंगे, इसको आगे ले। कहाँ से लाओगे उस बेटी को? तो इस बच्चे को बैठ के बैठे, हाँ कोई बात नहीं, इनको इधर बैठने दें। रिवर्स जो है, इस तरह आपकी पेनिनसुलास हैं, शाबाश, ओशियंस हैं, या कुछ इस तरह की चीजें। मैं सारों के नाम नहीं लिखता, गल्फ है, बे है, राइट। इस तरह की जो चीजें होंगी वो एक कॉन्टिनेंट के अंदर हम सारे देखें कि इस कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीजें हैं। जब जब मैं इन चीजों पे जाऊंगा मैं उनको पहले डिफाइन करूंगा कि गल्फ क्या बला होती है, पेनिनसुला क्या बला होती है, कॉन्टिनेंट क्या होता है। क्योंकि इस चीज का भी एमसीक्यूज आता है, कि क्वेश्चन आता है कॉन्टिनेंट इज, नीचे 4 ऑप्शंस दी होंगी कि ये क्या होता है। तो उसकी एक्यूरेट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और फिर जाहिर है उसके बाद ही आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे। वो थर्ड चीज जो हम किसी कॉन्टिनेंट की स्टडी करेंगे, वो उसकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी होगी, जिसका मतलब होगा कि उसके अंदर जो कंट्रीज हैं वन बाय वन उनके बारे में हमारे पास क्या मालूमात है। जैसे हम एशिया का कोई एक मुल्क उठाते हैं, जापान, तो जापान के बारे में जितने अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका ओल्ड नेम क्या है, उसकी तारीख क्या है, उसके साथ जुड़े मामला क्या हैं, तो फिर हम उनको कवर कर रहे होंगे। दिस इज हाउ वी विल कवर दिस ज्योग्राफिकल पार्ट, राइट। तो इसी तरह हम अफ्रीका करेंगे, इसी तरह हम यूरोप करेंगे, इसी तरह हम बाकी कॉन्टिनेंट्स को कवर करेंगे। एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, ज़्यादा टाइम लेगा, हमसे रेलिवेंट है। ये सारी मालूमात जो मैंने यहाँ करवानी है आप लोगों को पहले आती हैं, बट जिस सीक्वेंस से मैं करवा रहा हूँ आपने इस सीक्वेंस से इसको नोट करना है मेरे साथ, ठीक है। तो एशिया से ही हम अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो एशिया के बारे में जो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, वो हम इसकी जनरल रैंकिंग्स और इसकी इन इंफॉर्मेशन की तरफ चलेंगे, राइट। तो एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, और जब हम किसी कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं तो द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंट क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंट और आइलैंड का एक डिफरेंस है, और वो ये कि इन दोनों लैंड फॉर्म्स के नेम्स को, कॉन्टिनेंट को और आइलैंड को, कहा जाता है कि ये लैंड मास होता है जो सराउंडेड बाय वाटर होता है, बाय वाटर। यानी ये लैंड मासेस सराउंडेड होंगे, जो कॉन्टिनेंट होगा ये लार्जेस्ट लैंड मास होगा, और जो आइलैंड होगा वो स्मॉलेस्ट लैंड मास होगा। तो एक तो डिफरेंस भी हमें पता चल गया कि अगर हम कॉन्टिनेंट को आइलैंड से डिफरेंशिएट करें तो वो कैसे होगा, ओनली वन वर्ड के ऊपर, स्मॉलेस्ट लैंड मास एंड द लार्जेस्ट लैंड मास, राइट। सो जी पुत्र, ओके, ओके, इसका पानी भी ठीक करवा लेते हैं। किसी के ऊपर गिर रहा है, उस जगह पे कोई बर्तन रख लेते हैं, आज का गुजारा कर लें, क्योंकि अब तो क्लास हो चुकी है स्टार्ट। 7 में 8 में इस वक्त ज़्यादा गर्मी होगी, वरना हम क्लास वहाँ शिफ्ट करवा लेते हैं, राइट। तो लेट मी कॉल समबडी, वो आके इसको ट्रीट कर देते हैं। आपकी कोई चीज़ तो नहीं गीली हो रही है? देख लो, पर्स है, उठा लो यहाँ से। रागिब जो है, या ये जो बच्चा है, सादिया इकबाल, इस वक्त बाकी बच्चे मुझे जो ऑनलाइन बैठे हैं सुन रहे हैं, आप लोग बताइए कि बोर्ड पे लिखा हुआ आपको क्लियर नजर आ रहा है? क्योंकि हमारे पास भी बोर्ड पे लिखी हुई स्क्रीन ही है, जूम से आ रही है। तो किस बच्चे के पास क्लियर नजर आ रहा है? किसी को क्लियर नजर नहीं आ रहा? ब्लर है? ठीक। कल भी ऐसा था?
ये देखिए हमारे पास यहाँ भी तो वही स्क्रीन के साथ ही आ रहा है डिस्प्ले, क्योंकि ये भी जूम ही कनेक्ट हुआ हुआ है। बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्लियर। ठीक, तो बहुत क्लियर नहीं है लेकिन पढ़ा जा रहा है। वो अभी क्लियर हुआ है कुछ? जी जी। लेकिन क्योंकि मैंने बोलना भी है तो कुछ चीज़ें मैं उसमें एडजस्ट कर दूंगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी कोई क्वालिटी ले लूँ। कोई बर्तन ला के ना फिलहाल यहाँ रख दें उस जगह पे जहाँ पानी गिरता है, जमीन पे नीचे। कोई कोई डस्टबिन ले आए। चले, मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको ज़्यादा रखने की कोशिश करता हूँ करीब भी। लाइट्स ऑफ है क्योंकि जहाँ से रिफ्लेक्शन आ रही है उस लाइट्स को हमने बंद किया हुआ है। अगर ना होती तो फिर हम वैसा कर रहे। एशिया के पर आते हैं। मैं थोड़े वर्ड्स ज्यादा बड़े रखता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। सबसे पहले तो एशिया के बारे में, एशिया एशिया किस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? ये एक बड़ा लैंड मास है हमारी दुनिया के ऊपर ना। ये जो बड़े लैंड मास की डेफिनेशन है ना, ये सिर्फ यही 7 खित्ते पूरा करते हैं जिनको आप कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे खित्ते हैं जो बड़े तो हैं लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं कि उनको हम कॉन्टिनेंट का दर्जा दे सकते। सो जहां जहां भी कॉन्टिनेंट होगा, हमने पिछली क्लासेस में इसको देखा था कि एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे था, एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे था, एक इस तरह से एक बड़ा सारा कॉन्टिनेंट था, एक ये कॉन्टिनेंट था और एक ये कॉन्टिनेंट था। सो यही जगह जो है वो कॉन्टिनेंट डिक्लेयर हुई क्योंकि इनके दरमियान कोई ना कोई वजह थी जो इसको पानियों से अलग कर रही। कोई नैरो स्ट्रिप पानी से अलग कर रही है, कहीं ओशन अलग कर रहा है, कहीं को केनाल अलग कर रही है। अगर वो ना होती तो फिर ये एक ही कॉन्टिनेंट कहलाता। लेकिन अगर ये एक दूसरे से अलग हुए हैं तो देयर मस्ट बी सम लाइन, थिन लाइन जो उसको अलग करे। सेकंड, ये जगह यूरोप कहलाती है और ये जगह एशिया कहलाती है। तो ये तो सारे का सारा एक है। फिर हम इनको दो कॉन्टिनेंट्स क्यों कहते हैं? तो ये एक और सवाल है हमारे पास कि अब फिर ये कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन कैसे पूरी करता है? तो जब हम अभी एशिया में जाएंगे तो एशिया में हमें जाके पता चलेगा कि इन जगहों पर कुछ ऐसी जगह हैं जो पानी के रिसोर्सेज हैं, जो इस एशिया को यूरोप से अलग कर रहे होंगे जब हम इसको जियोलॉजिकली जूम करके नजदीक जाएंगे। और वो पॉइंट्स जहां से एशिया यूरोप से अलग हो रहा होगा वो एमसीक्यूज भी हैं, और इसलिए वो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। एक जगह पे जाके ये अफ्रीका के साथ भी अलग होगा। तो जब हम आज इसको स्टडी करेंगे तो विल सी कि ये कहाँ कहाँ पे ऐसी जगह नहीं है। अभी एशिया की जो पहला क्वेश्चन एशिया के बारे में बनता है वो ये कि एशिया में कितने मुल्क हैं। तो आप लोगों को का इनपुट भी इसमें साथ साथ आता रहेगा तो फाइन। 48 या 49? 49 क्यों कहा? देर आर 48 और एक वर्ड यूज होता है 50। तो दो एमसीक्यूज मैंने मुख्तलिफ पास पेपर्स में देखे हैं, दोनों ही सही जवाब थे उस टाइम के क्वेश्चन के मुताबिक। क्योंकि जो पास पेपर में बात पूछी जाती है वो बात लाजमी नहीं है कि एक्यूरेट हो, लेकिन वो उसकी स्टेटमेंट और उसके नीचे गिवन 4 ऑप्शंस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हद तक ठीक होते हैं। लेकिन जब वही चीज किसी सवाल को तब्दील करके, वही चीज किसी ऑप्शन को तब्दील करके पूछी जाती है तो वो चेंज हो जाती है। इसलिए पास्ट पेपर्स आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल हैं, प्रेपरेशनल मटेरियल नहीं होने चाहिए बिल्कुल। और उनको जब ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपके पास कंटेंट कंप्लीट होता है। तो असल जवाब जो है वो 48 है। लेकिन जब हम इस 48 कंट्रीज को 50 के साथ देखते हैं तो दो ऐसे मुल्क हैं जिनको इनके साथ कंसीडर किया जाता है। एक मुल्क है जिसको कहते हैं हांगकांग, जो कि मुल्क नहीं है, चाइना का हिस्सा है, लेकिन वो कहते हैं कि हम अलग मुल्क बनना चाहते हैं। राइट। और एक जगह है ताइवान। राइट। अब ताइवान भी अलग मुल्क नहीं है, क्या है, चाइना का हिस्सा हो गया। तो रवाहा 48 हैं जी। तो जब हम इन दो मुल्कों को चाइना का हिस्सा बना दें या इनको चाइना का ही मुल्क का ही टेरिटरी समझें तो इस चीज को कहा जाता है वन चाइना पॉलिसी। तो वन चाइना पॉलिसी आज के बाद क्या होगा? वन चाइना पॉलिसी इस चीज को कहा जाएगा कि जब दो मुल्क जब चाइना और ताइवान को, सॉरी, ताइवान और हांगकांग को चाइना अपना अपनी टेरिटरी कहेगा, वो मुल्क जो चाइना के अगेंस्ट है, वो मुल्क जो ताइवान को अलग मुल्क देखना चाहते हैं, वो मुल्क जो हांगकांग को अलग मुल्क देखना चाहते हैं, वो क्या कहेंगे? शरीकों को जलाने के लिए 50 मुल्क। राइट। और वो जो इसका ख्याल नहीं करते, जो चाइना का ख्याल करते होंगे, वो कितने कहेंगे एशिया के मुल्क हैं? बट ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान एज ए कंट्री इस पॉलिसी की रिस्पेक्ट करता है। इवन यूएस से भी जो चाइना का के साथ रेवलरी में है वो भी वन चाइना पॉलिसी का एहतराम करता है। अब वन चाइना पॉलिसी क्या है? हांगकांग ताइवान को चाइना का हिस्सा समझना।
और दुनिया के कुछ ऐसे मुल्क हैं जो ये कहेंगे नहीं एशिया में 50 मुल्क है, बिकॉज दे वांट कि दो मुल्क अलग उनसे हो जाएं, और वो ज़्यादा चाइना उनकी इस मुखालफत को एक्सेप्ट भी नहीं करता है। तो इसलिए आपकी जो स्टेट ओरिएंटेड पाकिस्तान के रेफरेंस से जवाब बनेगा वो 48 ही बनेगा। अदरवाइज इन दो टेरिटरीज को वो स्टेट नहीं, वो ये कह सकते हैं कितने ऑटोनोमस नॉन ऑटोनोमस कंट्रीज हैं इन एशिया, राइट। तो जवाब फिर ये अदर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक बार मैं देख चुका हूँ, उसके बाद दोबारा ये जो सवाल नहीं आया, पता नहीं किस ईयर का पास पेपर था। आगे चलते हैं, एक वर्ड हम और यूज करते हैं। एक तो हमारी क्लैरिटी हो गई कि एशिया में 48 मुल्क हैं। 48 मुल्कों के बाद हम इसको यूं देखते हैं कि एशिया के अंदर कितने मुल्क हैं जो लैंड लॉक है। लैंड लॉक का वर्ड क्या है? एशिया हमारा टाइम ज्यादा इसलिए भी लेता है कि इसमें बहुत सारी चीजें पहले दिन हमें हमें पढ़नी पड़ी होती हैं। लैंड लॉक कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जिसको लॉक कर दिया जाता है बाय द लैंड एरियाज। यानी यानी अगर कोई कोई मुल्क ये है तो इस मुल्क के चारों तरफ लैंड होगी और उसको पानी तक पहुंचने का रेफरेंस नहीं मिलेगा, राइट। उसकी सी पोर्ट नहीं होगी। अच्छा, उसके अंदर लेक्स हो सकती हैं, उसमें रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सी तक नहीं पहुंच पा रहा तो वो लैंड लॉक हो जाए। क्लियर हो गया? तो अब एशिया के अंदर कितने मुल्क ऐसे हैं जिनको लैंड लॉक कहा जाता है? इनकी तादाद एक्यूरेट, हाँ इनकी तादाद लिखेंगे अभी हम, और कुछ जगहों पर जब हम मुल्कों को पढ़ेंगे तो हम उनके साथ ये लफ्ज जोड़ देते हैं कि लैंड लॉक है, ये आइलैंड कंट्री है। ये जो लैंड फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं ये नेम उनके साथ लग जाएंगे कि ये फलाना कंट्री है, ये फलाना कंट्री है। तो देयर आर 12 लैंड लॉक कंट्रीज एशिया के अंदर, 12 लैंड लॉक कंट्रीज। इसी से एक वर्ड और जुड़ता है, एक टर्म और बनती है, उसको कहते हैं डबल लैंड लॉक। अब डबल लैंड लॉक क्या है? डबल लैंड लॉक जो है ये ऐसे मुल्क जिनको दो लैंड्स क्रॉस करके पानी तक जाना पड़ेगा, राइट। पूरी दुनिया में ये दो मुल्क, और ये हर मुल्क इतना ज्यादा दूर नहीं है पानी से। बहरहाल वो जो दो मुल्क हैं उसमें एक एशिया में है और एक मुल्क जो है वो कहाँ पे है? यूरोप के अंदर, राइट। क्योंकि हम अभी यूरोप नहीं पढ़ रहे लेकिन डबल लैंड लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसमें दोनों मुल्क आते हैं, इसलिए दोनों को यही टैली कर जाएंगे। जब मैं वहां पे जाऊंगा तो वहां पर भी इस बात को हम पढ़ लेंगे। सो डबल लैंड लॉक में कौन कौन से, एशिया का जो मुल्क आता है उसका नाम है उज्बेकिस्तान, राइट। और जो एक और मुल्क आता है वो है लिक्सटेनटेन। इसको लिक्सटेनटाइन, लिक्सटेनटीन, लिक्सटेन भी कहा जाता है। ये यूरोपियन कंट्री है, ये यूरोप का मुल्क है, और ये एशिया का मुल्क है। तो दूसरे लफ्जों में ये सवाल कैसे बना? एशिया में कितने डबल लैंड लॉक हैं? ओनली वन, राइट। और दुनिया में कितने हैं? दो, एक यूरोप में है और एक जो है वो इधर है। तो ये सवाल यूं भी आ सकता है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर डबल लैंड लॉक कंट्री जो है। तो नीचे ऑप्शंस में कॉन्टिनेंट्स दिए हों, यूरोप या एशिया वुड बी द राइट आंसर, और उन दोनों में से कोई एक दिया होगा। दोनों दिए जा सकते हैं आंसर अगर आप एग्जामिनर हो तो, राइट। तो एग्जामिनर अपने क्वेश्चन को खुद क्यों खराब करेगा? तो ऐसा होता होगा कि हमें किसी एक सवाल के बारे में चार जवाब आते होंगे, वो चारों क्यों आएंगे? ये कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स की। जब वो पढ़ रहा होता है तो वो समझता है कि इसमें ये दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है, अब दोनों आगे तो क्या करूंगा, अब मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि किताबें, राइट। सो इसलिए आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, आप उसको क्वेश्चन के मुताबिक ट्रीट करोगे। इट हैपेंस कि पीपीएससी ने एफपीएससी ने सम टाइम ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जिन क्वेश्चंस के बाद उन क्वेश्चंस को लोगों ने अदालतों में चैलेंज किया कि ये दोनों सही जवाब बन रहे थे, फिर अदालत ने उसके ऊपर रेट को एक्सेप्ट किया, और उसके वर्ड वर्ड यूज होता है ग्रेस मार्क्स, फिर अदालत उनको ग्रेस मार्क्स देती है, और उस ग्रेस मार्क्स के बाद जिस बच्चे ने भी उससे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया होता है उसको एक नंबर अवार्ड कर दिया जाता है। तो ये टेंशन फिर आप लोगों की नहीं है, अगर उसमें सारे एमसीक्यूज गलत भी आए हो ठीक भी आए हो, दैट डजंट मैटर, राइट। सो इस इंफॉर्मेशन के बाद और आगे चलते हैं। अभी अभी हम कुछ नंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई सेड कि हम पहले जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि एशिया के बारे में आपके पास पहले कोई राय बने और फिर आगे जाए। एशिया को एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, यू नो दैट। और ये एक ऐसा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है कि जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं, फर्स्ट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जब हम इसको फर्स्ट लार्जेस्ट बोलते हैं तो दो तरह से ये लार्जेस्ट है। कैसे लार्जेस्ट है? बाय लैंड, लैंड में सबसे बड़ा कंटेंट भी यही है, बाय पॉपुलेशन भी सबसे बड़ा कंटेंट ये है। और ऐसा नहीं है कि इसके पास फर्स्ट रैंकिंग हर चीज की होगी,
ये रैंकिंग्स कुछ और कॉन्टिनेंट्स को जब पढ़ रहे होंगे तो उनके पास किसी और चीज में फर्स्ट नंबर आया होगा। अब जैसे हम जब अफ्रीका पढ़ेंगे तो अफ्रीका वुड बी दी फर्स्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जिसके पास सबसे ज्यादा मुल्क है। तो सबसे ज्यादा मुल्क जो है वो एशिया के पास फिर भी नहीं है, चाहे उसकी लैंड सबसे ज्यादा है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो रशिया का इसमें हो रहा है कि रशिया के पास तकरीबन ऊपर वाला सारा कॉन्टिनेंट्स मौजूद है जिसमें उसने नए मुल्क नहीं बनने दिए। अगर बनने देता तो फर्स्ट रैंकिंग बाय नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो भी एशिया के पास होती। आपकी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? कितनी? ये कितनी? 8 बिलियन, राइट? ये क्या हो रहा था? तो 8 बिलियन जो है इसका मतलब है 8 अरब, राइट? 9 अरब होने जा रहे हैं। मुझे बताएं दुनिया का पॉपुलस कंट्री कौन है? चाइना इंडिया, चाइना इंडिया, राइट? सो हम चाइना इसलिए बोल रहे हैं कि हमने पास्ट पेपर्स में पढ़ा होगा। पास्ट पेपर्स जो है वो अपडेट होने होते हैं रैंकिंग्स के साथ। तो मौजूदा इंडिया है, और इंडिया और चाइना जो है वो कुछ लाख के डिफरेंस से आगे पीछे हैं। तो फर्स्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। तो ये एशिया के पास दुनिया का फर्स्ट पॉपुलस कंट्री भी है। फर्स्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड दुनिया के पास, एशिया के पास आ गया। उसका नाम क्या है? इंडिया, नॉट चाइना। चाइना वुड बी द सेकंड। हो सकता है कि इस साल रैंकिंग जब खत्म हो तो उस वक्त दोबारा से चाइना ये रैंकिंग अपने पास ले ले। काफी अर्से तक चाइना के पास ये रैंक रहा है कि वो फर्स्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन ये रैंक अभी जो है वो इंडिया के पास आ। कितनी आबादी है? तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ के नजदीक। ठीक, कुछ फर्क है इसमें। और इतनी ही आबादी जो है वो किसके पास है? चाइना के पास। दोनों को इकट्ठा करें तो तकरीबन 3 अरब बनते हैं। तो दुनिया की आबादी 8 अरब बताई आपने। तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन और मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन दो ही मुल्कों के बाद, कुछ मुल्क ऐड करने के बाद एशिया के खाते में आ जाती है। इसलिए एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द पॉपुलेशन। और जो मुल्क इसके पास है, एशिया के पास ये एजाज है कि दुनिया का वो मुल्क भी इसके पास है जिसके पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इसी के साथ हम एक सवाल और जोड़ लेते हैं कि एशिया के पास जो सबसे बड़ा फर्स्ट कंट्री बाय लैंड है, फर्स्ट लैंड के हवाले से, एरिया के हवाले से जो सबसे बड़ा कंट्री है वो कौन सा है? रशिया। यस, रशिया। रशिया जो है वो यूरेशियन कंट्री भी है, यूरोप में भी आता है, लेकिन इसको हम एशिया में कंसीडर करते हैं बिकॉज इसका ज्यादा हिस्सा जो है वो एशिया में आ रहा है। ये तो वो मुल्क हो गए जिनको हम एशिया की रैंकिंग के साथ साथ दुनिया की रैंकिंग भी इसके साथ ऐड करते हैं। ये एशिया के भी फर्स्ट है और दुनिया के भी फर्स्ट है। लेकिन एक और रैंकिंग जो मुस्लिम रैंकिंग है, मुस्लिम रैंकिंग ये है कि फर्स्ट पॉपुलस, शाबाश, और फर्स्ट एरिया वाइज कौन से होंगे? ये मुस्लिम रैंकिंग्स बता रहा हूँ। मुसलमानों में, मुस्लिम कंट्रीज में जो सबसे बड़ा मुल्क है बाय पॉपुलेशन वो भी एशिया के पास है। और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री है वो भी एशिया के पास है। तो आपने खुद ही एक वर्ड बोला, इंडोनेशिया। फर्स्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इज इंडोनेशिया। ये सवाल इस्लामियात में भी आता है। जैसे जीके का सवाल तो है ही, लेकिन इस्लामियात का भी है। और एरिया वाइज कौन सा बताया आपने? यस, काजाख्स्तान, राइट? काजाख्स्तान, KAZAGH, काजाख्स्तान। ये दो मुल्कों को हमने अलग किया। और काजाख्स्तान के बारे में एक चीज और सुन लो। काजाख्स्तान इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री बाय एरिया, वो कौन सा है? काजाख्स्तान। ऑनलाइन लिख रहे हो? बस लिखने की स्पीड है नहीं है अभी इसमें, इस क्लास में सारी। मैं थोड़ा सा बोर्ड की तरफ इसको लेके जाना चाह रहा हूँ ताकि इसमें इंफॉर्मेशन को मिटाऊँ ना अभी, ताकि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन साथ साथ चल रही हो। यहाँ तक क्लियर है सबको गाइस? ओके। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को इसमें ऐड करते हैं। जब हम लोग एशिया की रैंकिंग्स या एशिया में किसी के हाईएस्ट लोएस्ट होने की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टेबल अभी हम मेंटेन करेंगे। और एक टर्म आप सुनते हैं कि जो हाईएस्ट प्लेस है, हाईएस्ट पॉइंट जो है इन एशिया, वो क्या है?
शाबाश। उसका लफ्ज क्या बोला आपने? माउंट एवरेस्ट। जब मैं अभी रिवर्स माउंटेन्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें हम इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बस हर कॉन्टिनेंट का आपको सबसे ऊंचा पॉइंट आना चाहिए, और हर कॉन्टिनेंट का आपको सबसे गहरा पॉइंट भी आना चाहिए। यानी एक कॉन्टिनेंट के अंदर ऊंचा पॉइंट क्या है, और उसके अंदर लोएस्ट पॉइंट क्या है, या डीपेस्ट पॉइंट क्या है। अब पहले तो इस बात को समझते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है, इसकी जो ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल के अंदर है। शाबाश। इसका जो पहाड़ है वो कौन सा है जिसके अंदर है? ये हिमालयाज की रेंज के अंदर है, और इस पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन कितनी है? डबल डबल 848 भी सही जवाब है, और 52 तक अगर जवाब आ रहा हो तो वो सही जवाब होगा। कुछ टाइम पर इसके सर्वेस के मुताबिक जो डेपोजिशन ऑफ ग्लेशियर है वो बढ़ गया। तो अगर इसका जवाब 8850 भी आ रहा हो तो ठीक होगा। 8848 से नीचे कभी नहीं गया, दैट इज द लास्ट पॉइंट। लेकिन 4 मीटर की जो इस पे ग्लेशियर डिपॉजिट हुआ था, उसकी वजह से आपको 2021 और 22 के एमसीक्यूज में ये ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। तो बहरहाल इसमें वो यूं नहीं करेगा कि गन पॉइंट पे पूछेगा 8848 है या 8849 है, अभी हो गया अभी आके बताओ, राइट। तो वो इसके साथ किसी और को, नांगा पर्वत को या किसी दूसरे पहाड़ को या केटू को साथ में एमसीक्यूज में दे रहा होगा। तो एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो मीनिंगफुल होते हैं, यानी आपका कॉन्फिडेंस जीके के साथ इसलिए ज्यादा बिल्ड हो जाता है कि कोई भी जो चार ऑप्शंस होती हैं वो ऐसी नहीं होती कि वो कोई ना कोई फिनोमिनन ना हो, वो कोई ना कोई रैंक ना हो, वो कोई ना कोई एमसीक्यूज ना हो, वो भी चारों एमसीक्यूज होते हैं। तो हमें जीके का कॉन्फिडेंस इस बात से ज्यादा आएगा कि हमें वो चार ऑप्शंस आती होंगी, सवाल ना आता हो। बिकॉज हमने कॉन्सेप्चुअली अभी जैसे दुनिया को पढ़ना है, हमने एक सिरे से शुरू करना है, दूसरे सिरे तक जाना है। तो हमने कोई भी चीज़ कहीं नहीं छोड़ी, हमने उनको विजुअल्स भी करते जाना है, हमने उनको समझते भी जाना है, हमने उनको लिखते भी जाना है। और यही नोट्स हैं जो मैं आपको यहाँ टैली करवा रहा हूँ। इनको भी हम विजुअल्स में, ग्राफिक्स में भी लेके जाएंगे, कि हम इनको ग्राफिक्स में भी साथ साथ देखेंगे कि ये चीज़ें कहाँ हैं, जब मैं इन ग्राफिक्स को आपके साथ ऑनबोर्ड करूंगा। तो बताओ, अभी हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। एक वर्ड मैं इसमें लिख रहा हूँ, लोएस्ट पॉइंट जो है वो क्या है। अच्छा, एक टर्म लिख रहा हूँ, लोएस्ट को छोड़े, एक वर्ड लिख रहा हूँ, डीपेस्ट पॉइंट। डीपेस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझ के चलते हैं। और कॉन्सेप्ट ये है कि ओके, एक वर्ड है बेटा डीपेस्ट, और एक वर्ड है लोएस्ट। इसमें डिफरेंस होता है। एक वर्ड है डीपेस्ट और एक वर्ड है लोएस्ट। अब देखो, डीपेस्ट और लोएस्ट के वर्ड का डिफरेंस पता होना चाहिए। हमारी जमीन जो है, इसको कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पॉइंट पे दिखा रहा हूं, हमारी जमीन की जो शक्ल है ना, एग्जैक्टली वो कुछ इस तरह की है कि जैसे आपने कोई पत्थर अपने हाथ में उठाया हो, तो वो पत्थर आपको कैसा मिलेगा? वो बिल्कुल गोल नहीं होता, बल्कि वो पत्थर कुछ इस तरह का होता है, राइट। तो हमारी जो जमीन की एग्जैक्ट लैंड की शेप है वो ये वाली। हुआ क्या कि इसकी लैंड जब नीचे चली जाती है तो ये जगह खाई बन जाती है, और इस जगह को फिल कर लेता है आकर पानी, और पानी इसके साथ अपनी सरफेस को लेवल कर लेता है। और फिर यही लेवल इस साइड पे, और यही लेवल इधर, और फिर ये लेवल है। अब आपको जमीन गोल नजर आती है। यानी हमारी जमीन पे जहां समंदर है वो किन जगहों पे आगे होंगे? जो जगह नीचे होंगी। और वो जगह जो बाहर निकली हुई हैं, उन जगहों पे हम अपने घर बना के रह रहे हैं। और बाहर निकले हुए हिस्सों को हमने क्या नाम दिया है? हमने उनको कॉन्टिनेंट्स के नाम दिए हैं। क्लियर हुई बात? तो अब आपका इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यू विल कम टू नो कि हमारी जमीन पे कुछ भी होगा वो वापस किधर जा रहा होगा? गहराइयों की तरफ। गहराइयां किधर है? सी की तरफ। गहराई किधर है? ओशियन की तरफ। वी विल रीड इट जब हम उसको पढ़ेंगे। बट एट अ मोमेंट, अगर मुझे अपनी जमीन का डीपेस्ट पॉइंट देखना होगा, तो वो कहाँ होगा? जहां लैंड का आखिरी हिस्सा नीचे होगा और उसके ऊपर पानी आ गया होगा।
तो डीप का लफ्ज हमेशा आपको सी, ओशियन, पानियों, रिवर्स में मिलेगा। तो हमेशा जब डीप का लफ्ज आएगा तो इसका जवाब पानियों में ढूंढोगे, राइट। और डीपेस्ट प्लेस कहाँ होनी चाहिए? ओशियंस में। कहाँ होनी चाहिए? रिवर्स में, सीज में, लेक्स में, या इन जगहों पे, बिकॉज वो कोई ऐसी जगह पे होगा। बट द लोएस्ट का जो जवाब है ये आपको हमेशा मिलेगा कि हमारी जमीन के ऊपर जब पहाड़ों के ऊपर बर्फ पिघल रही होती है तो वो जिस पॉइंट पर इकट्ठी हो रही होती है वो छप्पड़, जौहर, झिक्का इलाका होता है, राइट, जहां पर वो लेक बन जाती है। तो हमारे घरों के बाहर अगर किसी भी प्लॉट में पानी इकट्ठा होगा तो वो उस पूरे इलाके का पानी वहां क्यों जा रहा होगा? बिकॉज वो सबसे गहरी जगह होगा, राइट। सो जो लोएस्ट का आंसर है वो वहां पर क्या बन जाती है? लेक। तो लोएस्ट का आंसर हमेशा आपको कहाँ मिलेगा? लेक्स में। तो और ये सरफेस के ऊपर कोई जगह होगी और हमारी जमीन के नीचे कोई जो जगह होगी उसको हम किस में फॉल करेंगे? डीपेस्ट में फॉल करेंगे। सो इसी चीज को समझ लेते हैं कि हर कॉन्टिनेंट के साथ ओशियंस लगे हुए हैं। तो हमारी जमीन के साथ जो ओशियंस हैं उनकी तादाद कितनी है और वो कौन कौन से ओशियंस हैं? और उन ओशियंस के अंदर एक एक पॉइंट ऐसा होगा जो उस ओशन का सबसे गहरा पॉइंट होगा, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं और फिर हम इस टेबल के साथ इस सवाल को समझ लेते हैं। मैं इसमें आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दिखाकर फिर आगे बढ़ूंगा कि हमने इस पे क्या करना है। पहले तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग को समझ लो, एक कॉन्सेप्चुअल मैप अपने जहन में रखो, फिर मैं इस टेबल को मेंटेन करवाता हूँ। देखो ये हमारे पास एक कॉन्टिनेंट है। वो बच्चे जो पहले दिन नहीं आए थे, पहले दिन का जो खुलासा है सारे लेक्चर का वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये एक कंटेंट हमने बनाया था, एक कंटेंट हमने इसके बाद नीचे बनाया था, एक कंटेंट हमने इस तरह से बड़ा सारा बनाया था, और एक इसके साथ एक और कंटेंट बनाया था, और एक ये कंटेंट बनाया, राइट। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को, और हमने एक तरतीब रखी थी कि दुनिया की कोई भी चीज जो ऊपर होगी उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? नॉर्थ, राइट। और साउथ जो होगा वो दुनिया का नीचे वाला हिस्सा होगा। यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर भी अगर हम चले जाएं तो उसके ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा और उसका नीचे वाला साउथ हो जाएगा। और ईस्ट जो है हमने दुनिया का इस तरफ बनाया था, और वेस्ट जो है वो हमने दुनिया का इस तरफ बनाया था। ऐसा किया था। इसका नाम हमने क्या रखा था? ऊपर वाला अमेरिका हो जाएगा तो नॉर्थ अमेरिका, इसका नाम क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका। इसको हम अफ्रीका बोलेंगे, इसको हम यूरोप बोलेंगे, इसको हम एशिया बोलेंगे, और इसको हम ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे, राइट। अब देखो कि ये वो जगह हैं जो बाहर निकल आई। पानी टेक्निकली कहाँ होना चाहिए? इन गलियों में। तो हमारी जमीन के चारों तरफ आपके समंदर कितने हैं? कौन कौन से हैं? तो पहला समंदर जो हमारी जमीन के साथ बनता है वो इसके सारी जगहों पर एक गली बन रही है, पानी से भरी हुई बन रही है ना। तो आपके पास कितने समंदर हैं टोटल? पांच हैं या सात हैं? या पांच हैं? या पांच हैं या सात हैं? वो सात समंदर पार जो हमारे पीछे आ जाती है वो कैसे आती है? वो दो कौन से क्रॉस कर आती है ना। सो ये जो फिल्मों में, गानों में लिरिक्स होते हैं, इनके तलफ़ुज़ ठीक होते हैं, ये हिस्टोरिकली करेक्ट होते हैं। तो ये सेवन है। पांच क्यों कहते हैं इनको उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन आपने दो याद रखें। यूं 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 करके याद होता है जी, अकरम असलम को मिलने गया, अकरम से ए बनता है फलां। मुझे यूं नहीं जी के पढ़ाना आता, ना मैंने खुद यूं पढ़ा है, ना ही मैं चाहूंगा कि आप भी यूं तैयार करें। आपने चीजों को यूं तैयार करना है जैसे आपको गली मोहल्ले का पता है अपने का, कि मेरे गली के मोहल्ले के सामने क्या है, पीछे क्या, उधर क्या और उधर क्या है। सो देयर इज नो रट्टा, कि आपने रट्टा मारा है कि नान वाले की दुकान वहां पे है तो इसको कैसे याद करना है, एब्रीवेशन बना लेते हैं, है ना। तो देर इज नो थिंग, नथिंग थिंग्स लाइक दिस। आपका कॉन्सेप्ट इंट्रो के अंदर भी प्रैक्टिकली जब भी आपको जस्टिफाई करेंगे जब आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली लेके जा रहे हो। वरना उधर ही बैठ के आप यही बना रहे होंगे, अकरम अकरम को अस्पताल लेके गया, अस्पताल से एच बनता है, एच से फिर हॉलैंड बनता है। सर हॉलैंड सही जवाब है ना। तो डोंट डोंट लाइक दिस। सो ये जो एक कॉन्टिनेंट, एक ओशियन मैंने बनाया, इस ओशियन का नाम दे रहा हूँ इस पूरी गली को अटलांटिक, राइट। क्या वर्ड है? अटलांटिक। एक लफ्ज तो आपने ये याद रखना, मैंने आपसे क्या दो लफ्ज याद रखने हैं आपको। एक वर्ड आपने याद रखना है अटलांटिक, और दूसरा वर्ड जो आपने याद रखना है वो क्या होगा कि हमारी जमीन गोल है ना, इसके इस साइड पर भी ये सारी जगह भी एक ओशियन से भरी हुई है, राइट। और इसके इस साइड पर भी एक जगह ओशियन से भरी हुई है।
क्योंकि दोनों साइड को हम मिला लें तो ये एक ही ओशियन है, जो इधर भी है और वो इधर भी है, राइट। इसका नाम क्या है? पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन, राइट। और इधर भी फिर क्या हुआ? पैसिफिक हुआ ना? शाबाश। अच्छा, ये पैसिफिक, पैसिफिक और ये अटलांटिक, दो आपने याद रखे। पाकिस्तान को एशिया में हम कहीं लोकेट करते हैं, दिस इज पाकिस्तान। हमारे घर के सामने, इंडिया के सामने जो ओशियन है वो हम बचपन से सुन रहे हैं, उसको मैंने याद रखने के लिए इसीलिए नहीं कहा था। उसका नाम क्या हो गया? इंडियन ओशियन, राइट। पिछली ही क्लास के रेफरेंस में हमने एक बात पढ़ी थी कि रीच का इलाका ऊपर है, कुछ बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा होगा इसको, आर्कटिक, याद आया? ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर रीच के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता था, आर्कीटॉक्स। इससे एक लफ्ज निकला है आर्कटिक, क्योंकि ये सारा इलाका जो है ये बर्फ में जमा हुआ है, सूरज के इलाके से दूर होने की वजह से। यहां बनने वाले ओशियन का नाम उसी चीज से बन गया, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, राइट। और इसके ऑपोजिट जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एंटी आर्कटिक, एंटार्क्टिक का उलट, आर्कटिक का उलट। तो लफ्ज बन गया एंटार्क्टिक ओशियन, राइट। तो ये भी हिस्सा जो है वो जमाए हुए समुद्रों में आ जाएगा। तो इस वक्त जो डायग्राम आपके पास है, इसके अंदर हमने 5 नामों को लिखा है। ऊपर जो लिखा है वर्ड आर्कटिक ओशन लिखा है, उसके ऑपोजिट एंटी आर्कटिक यानी एंटार्क्टिक लिखा है। दोनों साइड पे जमीन को एक बड़े समंदर ने घेरा हुआ है, बिकॉज जमीन गोल है, हम इसको मिलाएंगे तो फिर एक ही समंदर बन जाएगा। पैसिफिक ओशन एशिया को भी लग रहा है, पैसिफिक ओशन अमेरिका को भी लग रहा है, राइट। और इनके दरमियान का जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? अटलांटिक ओशियन। तो जब हम पिछली क्लास के रेफरेंस से अगर बात करें तो ये क्वेश्चन पीएमएस जीके का क्वेश्चन है, और पीएमएस जीके उन एग्जाम्स में भी कंसीडर किया जाता है जो टफेस्ट एग्जाम होते हैं। बट उसका ये बहुत हलवा क्वेश्चन है कि वो ये पूछते हैं कि यूके और अमेरिका, यूएसए के दरमियान कौन सा ओशियन है? पहले तो ये पता हो कि यूके कहाँ है, फिर ये भी पता हो यूएसए कहाँ है। तो वो जो पहले दिन की 2 क्लासेस मेरे साथ आप लोगों की हुई हैं, उनमें हमने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था, राइट। लेकिन नो वरीज, अभी क्योंकि आप लोग मेरे साथ कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो हमने एक कॉन्टिनेंट की सारी डिटेल्स पढ़नी है, आपको मुल्कों के पता चल जाएगा कहाँ क्या पढ़ा। बट अगर आप इस सवाल को यूं देखें कि ये कॉन्सेप्टली तैयार हो रहा है ना सवाल, अब आप इसको जेहन में रखें, तो मैं कुछ बातें आपसे पूछता हूँ, जरा इमेजिन करते जाए, मुझे जवाब देते जाएं कि ऑस्ट्रेलिया को 2 ओशियन लगते हैं ना? ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में कौन सा ओशन है? यूं यूं कर रहे हो ना, ईस्ट वेस्ट ढूंढ रहे हो ना, ये इसको 2-4 दफा ऐसा करना पड़ेगा, फिर ये पक्का हो जाएगा, राइट। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में कौन सा ओशन है? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन हुआ। इसी तरह अफ्रीका के पास चले जाएं, अफ्रीका के ईस्ट वेस्ट में भी 2 ओशन हुए, उसके ईस्ट में कौन सा होगा? इंडियन। और उसके वेस्ट में कौन सा होगा? सब मेरी इस बात को फॉलो कर रहे हो, राइट। कुछ चेहरों के मुंह खुले के खुले ही रह गए हैं, या वो नहीं समझ पा रहे बात को। तो ये बच्चे जो मुझे जल्दी जल्दी मेरे से बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि एक रूल हमने तय किया था पिछली क्लासेस में। वो ये रूल था कि हर चीज जो ऊपर होगी वो नॉर्थ होगी, जो नीचे होगी वो साउथ होगी, जो इधर होगी वो ईस्ट होगी, जो इधर होगी वो वेस्ट होगी। इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है हमने, राइट। इस फॉर्मूले को जब मैं अप्लाई करता हूँ अफ्रीका के ऊपर, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका का ईस्ट ये हो जाएगा ना, और इसका वेस्ट ये हो जाएगा। इससे ऊपर अफ्रीका का नॉर्थ होगा, इससे नीचे अफ्रीका का साउथ होगा। ये बात पूरी दुनिया पे भी अप्लाई होती है और किसी एक जगह पे भी अप्लाई होती है। अब अगर ये बात आपके सामने आई, तो ईस्ट अगर इस साइड पे है, हमने कहा कि इसको मशरिक कहेंगे, तो फिर इसके ईस्ट में इंडियन ओशन लग रहा है ना अफ्रीका का, और उसके वेस्ट में फिर अटलांटिक लग रहा है। इसी तरह पैसिफिक जो है वो अमेरिका के ईस्ट वेस्ट कोस्ट पे है, और इधर से जापान का जो मुल्क है वो किस ओशन के अंदर है? पैसिफिक के अंदर भी है, राइट। तो ये जो लाइन हमने खींची थी पहली क्लास में, उसी रेफरेंस में मैं दोबारा इस लाइन को पक्का कर देता हूँ, इसको हमने इक्वेटर बोला। इसी लाइन ने तो ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ कह दिया था, नीचे वाले को साउथ कह दिया था। इस बुनियाद पर पैसिफिक के 2 हिस्से हैं। ऊपर वाला पैसिफिक कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ पैसिफिक, राइट। और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? राइट।
और ये इंडियन, इसके दो हिस्से नहीं बनते, ये इंडियन एक ही रहेगा, ना नॉर्थ होगा ना साउथ होगा। अटलांटिक भी दो हो जाएंगे। जब ये दो हो जाएंगे, चार ओशियंस ये बन जाते हैं, पांचवा ये बन जाता है, छठा ये बन जाता है, सातवें में वो आ गई थी, राइट, सात समंदर पार ये है। तो सात ओशियंस होंगे जब हम उनको नॉर्थ साउथ के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे। अगर नॉर्थ साउथ के रेफरेंस में डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर वो जहर पांच ही ओशियंस होंगे जिस तरह से आप बोल रहे हो। पांच ओशियंस हैं या सात हैं, ये कभी भी किसी सवाल में नहीं आएगा, राइट। या जवाब 7, 6, 4, 3 इस तरह से होगा, 7 वुड बी द राइट आंसर। या 5 के साथ जवाब होगा तो एक सही उसमें आ रहा होगा जवाब। अच्छा, अब ये जो लोकेशंस हैं ये ज़हन में रखनी है हमने कि हमारे ओशियंस दुनिया के बड़े बड़े कहाँ हैं। तो एक डीपेस्ट प्लेस हमें पैसिफिक में ढूंढनी है, एक हमें अटलांटिक में ढूंढनी है, एक हमें इंडियन में ढूंढनी है, एक हमें अंटार्कटिक में, और एक हमें आर्कटिक में ढूंढनी है। तो ये पांचों प्लेसेस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसको मैंने अभी पढ़ाना तो आपको एशिया की डीपेस्ट प्लेस है, क्योंकि एशिया के साथ पैसिफिक लग रहा है। तो इसमें कोई प्लेस ढूंढ लेते हैं और फिर मैं बाकी भी साथ ही करवा दूंगा, ताकि ये टेबल आपका इसी जगह पे मेंटेन हो जाए। जो जो जिस सीक्वेंस में मैं करवा रहा हूँ नोट्स यही है, यानी इन नोट्स को आप इस सीक्वेंस में किताबों में शायद ना पढ़ पाते होंगे, आपको ये चीज़ें स्कैटर्डली मुख्य जगहों पे मिलती हैं। लेकिन आपको जिस सीक्वेंस से, जिस कॉन्सेप्ट से मैंने जहाँ पे जो चीज़ लेट पढ़ानी है उससे पहले कुछ पहले पता होगा तो वो लेट वाली बात भी समझ आएगी। इसलिए घर जाकर रोज का काम आपने रोज लिख लेना है, इसके बियॉन्ड जीके नहीं होगा। जब आपके सामने जीके के पेपर्स आएंगे, पास्ट पेपर्स देखोगे, तो सारी चीजें हम क्लासेस में किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी जगह पे डिस्कस करके जा रहे होंगे। तो इस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं हम एक टेबल मेंटेन करेंगे, मैं इसको मिटाऊंगा अभी, इसके इसके नेम्स को। इसका टेबल बनाएंगे डीपेस्ट प्लेसेस ऑन दी इन दी वर्ल्ड के नाम से, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया तो निकल गया, डीपेस्ट प्लेस कौन सी है। तो मैं यहाँ पर अभी डीपेस्ट प्लेस का नाम लिख देता हूँ कि डीपेस्ट प्लेस ऑफ एशिया को हम कहते हैं, किसी बच्चे ने जवाब हमें दिया भी हुआ है, प्रवाह ने। नो, डीप डेड सी तो लोएस्ट प्लेस है, राइट। सी लेक जो है वो जमीन के ऊपर वाली जगह पर कहा गया है। तो यहाँ पे जो डीपेस्ट प्लेस है उसको मैरियाना ट्रंच बोलेंगे, यस, मैरियाना ट्रंच। ट्रंच कहते हैं खाई को, गहराई को। अब मैरियाना ट्रंच तक यही लग रहते हैं, लेकिन मैरियाना के ऊपर 8-9 MCQs आते हैं। सारे लिखवाता हूँ क्या आते हैं, बट उससे पहले एक हेडिंग देते हैं, डीपेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। पहली डीपेस्ट प्लेस का नाम है मैरियाना ट्रंच, दूसरी का नाम है पुएर्तो रिको ट्रंच, थर्ड का नाम है जावा ट्रंच, फोर्थ का नाम है साउथ सैंडविच, और फिफ्थ प्लेस का नाम है मोलोय द्वीप। ठीक, ये टेबल पूरा आपने मेंटेन करना है। इस टेबल में हम फर्दर इंफॉर्मेशन को भी ऐड करते हैं। ठीक है जी, मैं बेटा रिपीट करता हूँ, मैं ये साथ साथ बना भी रहा हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए। पहली जो हमारी ट्रंच है दैट इज मेराना ट्रंच, दूसरी का नाम पोर्टो रिको, तीसरी का नाम जावा ट्रंच, फिर साउथ सैंडविच, फिर मोलॉय द्वीप, MOLLOY, मोलॉय द्वीप, राइट। जो आपकी मेराना ट्रंच है ये पैसिफिक ओशियन के अंदर है, जो आपकी पोर्टो रिको है ये अटलांटिक के अंदर है, जो जावा है वो इंडियन ओशियन में है, साउथ सैंडविच जो है वो एंटार्क्टिक में है। एंटार्क्टिका नीचे है ना, तो एंटार्क्टिका को मिलने से पहले एक खास जगह को हम साउथ ओशियन भी बोलते हैं, यानी एंटार्क्टिका का नाम। सवाल सीधे से आ सकते हैं कि ये वाली ट्रांस किस ओशियन के अंदर, राइट। अब इन ट्रांजेस में बन जाते हैं
पहले हम मैराना के अंदर चलेंगे, मैराना के मुतालिक हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर क्या क्या सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि ये किस पोजीशन है।
ठीक है क्लास, आई एम बैक। हमारी तरफ से इंटरनेट का मसला हुआ था, हम उसके बाद से आगे नहीं बढ़े। यहाँ हमें ब्रेक भी लेनी थी, फिर हमने ब्रेक नहीं ली। लेकिन हम ये डीपेस्ट प्लेसेस वाला पार्ट पूरा करके फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। तो डीपेस्ट प्लेस में जब हम जाएंगे तो हमारे पास इस वक्त स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इस पे एक मैप आप सब लोगों को नजर आ रहा होगा। इस मैप में व्यू में हम इसको मुझे चेंज करने दें, इसका बेस। तो आप लोगों को मैं जूम पे भी शेयर कर रहा हूँ, सब बच्चों को मुझे बताएं, मैं बोर्ड से निकलूंगा और मैं आपके साथ एक मैप शेयर करूंगा, आप सब लोग स्क्रीन देखेंगे। और जो स्क्रीन यहाँ से नहीं देख सकते वो कैसे देखेंगे? ठीक, आप इमेजिन करेंगे मेरे साथ। करवा लेता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। मैं कल इस क्लास का जो वो है ना, वो किसी बड़े रूम में करवाता हूँ। मेरा ये था कि आप में ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन हैं तो 30-35 बच्चे सफिशिएंट हैं। तो इसके ऑनलाइन वाले भी आज आ गए है ना, बिन बुलाए मेहमान आ गए। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कल इसको कोशिश करूंगा। ऑनलाइन का आजकल मसला है, ये 18 तक रहेगा, तो बी क्लियर ऑन इट। एक म्यूचुअल ग्रुप भी बना लें फेलोज, हाँ ये बना लें, परेशानियाँ बहुत हो गई है यहाँ पे। तो बन भी गया माशाल्लाह, तो ज्वाइन भी कर लें जी सारे। बैक टू द डिस्कशन बेटा। इस वक्त मैं आप लोगों के साथ, मुझे बस ये बताएं जल्दी से कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं? ठीक है, ये जो कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर स्क्रीन ना नजर आ रही हो तो जो क्लास के अंदर मैप है आप इसको फॉलो कर सकते हो, राइट। और भी ये कर सकते हो कि आप लोग कैसे मैप देखोगे, फिर आप लोग अपने जूम को ज्वाइन कर लो, LMS से जाके। हाँ, आपका नेट नहीं है तो इसका कोई हल और यही हो सकता है कि फिर आप लोग को मैं किसी और क्लास में दिखा दूँ सारा कुछ जाके फिर। ठीक है, हम रूम 8 में शिफ्ट कर लेते हैं, ब्रेक ले लें और ताकि वहाँ बड़ी स्क्रीन होगी, उस रूम में फिर चलते हैं। तो फिर 15 मिनट की ब्रेक लेके क्लास मैं आप लोग इसी में आपसे स्टार्ट करवाता हूँ। अच्छा, ये जो जिस सॉफ्टवेयर पर बात कर रहे हैं ये क्लास में आपको एडमिनिस्ट्रेशन अभी मैसेज कर दें कि आप ग्रुप में जहाँ एप्लीकेशन में आपने जा रहे हैं।